हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आईबीडी से अलग होता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो आईबीएस और आईबीडी में कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि जो आईबीएस होता है एक फंक्शनल प्रॉब्लम होती है। मतलब इसमें कोई भी आपकी पैथोलॉजी नहीं होती है, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ ये कांस्टेंट इरिटेशन होता है जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का होता है उसके कारण। जो आईबीडी होता है वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है इन कंपेयर टू आईबीएस। अगर हम बात करते हैं आईबीएस की, तो सबसे पहले हम इसके लक्षणों को जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये आईबीएस है या कोई दूसरी पेट से संबंधित परेशानी है। जो आईबीएस होता है ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है और महिलाओं में ज़्यादा केसेस में रहता है। वैसे आजकल पुरुषों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और जो आईबीएस होता है इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है कि दिन में 3 से 4 बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना होता है। स्टूल पास करने के समय आपको मरोड़ भी हो सकती है, स्टूल में म्यूकस या कई बार ब्लडी डायरिया भी होता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। लगातार अगर 1 महीने में 3 बार आपको दर्द के साथ स्टूल पास करना होता है, कभी भी किसी भी समय आपका पेट खराब हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपने खाई है लेकिन फिर भी आपका पेट खराब हो जाता है, कई बार चिंता से खराब हो जाता है, कई बार एंग्जाइटी से खराब हो जाता है, महीने में 3 बार आपको पेट का दर्द रहता है, स्टूल पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, और अगर लंबे समय तक ये परेशानी आपको रहती है तो इसको हम आईबीएस बोलते हैं। आईबीएस को जो लक्षण होते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम जानें तो 4 तरह का आईबीएस होता है। लोगों में ये मिथ है कि जो डायरिया होता है वही अकेले आईबीएस होता है, लेकिन जो आईबीएस होता है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके जानते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन डायरिया वाला ही होता है, जिसको हम आईबीएसडी बोलते हैं। एक दूसरा आईबीएस होता है जिसको हम आईबीएससी बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस। लोगों को बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है लेकिन उसको आईबीएस के साथ वो रिलेट नहीं करते हैं। तो येस, आईबीएस इज ऑल्सो सीन इन द केसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो थर्ड फॉर्म होता है इसको हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसमें कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन। और जो चौथा वाला फॉर्म होता है फोर्थ फॉर्म, इसको हम आईबीएस यू बोलते हैं, यानी अननोन। इसमें कुछ भी रीज़न नहीं होता है, कोई भी इंडिकेशंस नहीं होते हैं, और इस तरह का जो फॉर्म होता है कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो उसको हम आईबीएस यू बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो आईबीएस डी होता है, डायरिया वाला। लक्षण हमने बताया कि सबसे पहले सुबह सुबह आपको भाग के जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं रहता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, फ्लेटस पास होता है, मरोड़ भी आपको हो सकती है। और इसके कारण लंबे समय तक अगर आप अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स निकलते रहेंगे तो आपको वेट लॉस भी हो सकता है, इम्यूनिटी भी डाउन हो सकती है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईबीएस। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को आईबीएस कुछ समय तक रहता है, उसके बाद एक शांत वाला फेज आ जाता है, उसके बाद फिर से आईबीएस हो जाता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में ऐसा देखा जाता है कि परमानेंटली ये ठीक नहीं होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है आईबीएस के बारे में, क्योंकि इस आईबीएस के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साइकोलॉजी इसलिए इसमें इंडिकेशन यही है कि आईबीएस मोस्टली ऐसे लोगों को होता है जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्वभाव के होते हैं। हर एक छोटी चीज़ से उनका जो मेंटल जो थॉट्स प्रोसेस होता है वो बदल जाता है। मतलब बहुत जल्दी वो किसी भी एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं, उनको एंग्जाइटी महसूस होती है। किसी भी बड़े इवेंट के में जाने से पहले वो लोग थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अगर उनको अगले दिन कोई नई शुरुआत करनी है, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे ट्रेन पकड़ के कहीं और जाना हो, तो वो अगली जो पिछली रात होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करते हैं। बहुत ईजिली वो लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर अवॉइडेंस होती है। वो लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं मिलना पड़े, वो इस ख्याल के होते हैं। थोड़े से कम बोलने वाले, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जल्दी ही उनका जो इमोशन होता है वो बदल जाता है। किसी भी छोटी बात से वो उनको बहुत बुरा महसूस हो सकता है। द थिंग इज़ कि वो मेंटली भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ड्यू टू सम पर्सन, किसी ने कुछ उनको बोल दिया, और साथ ही वही असर उनके पेट में भी आता है, उनकी आंतों में भी आता है। तो छोटी सी चीज़ पे उनका जो लार्ज बॉवल यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। आईबीएस आपकी बड़ी वाली आंत को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम होती है।
इसमें जब आपकी बड़ी वाली आंत ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आपको IBS-D हो जाता है। अगर वही बड़ी आंत ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खींच लेती है, सोख लेती है, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो मेनली ये IBS जो होता है वो आपकी बड़ी आंतों का एक प्रॉब्लम होता है। और जो बड़ी आंतें होती हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी पैथोलॉजी के इरिटेट हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो IBS सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। मतलब ये पैथोलॉजिकल नहीं होता है, आपको कोई बीमारी नहीं है, बट ये जो सिम्टम आ रहे हैं ये आपके किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण, मेंटल थॉट पे कंट्रोल नहीं करने के कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट कराएंगे, ब्लड रिपोर्ट्स परफेक्टली नॉर्मल आएंगी, USG आपका परफेक्टली नॉर्मल आएगा। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी में नहीं मिल रहे हैं। तो विटामिन B12 और विटामिन D की कमी आपको हो सकती है अगर आप रिपोर्ट कराते हैं। लेकिन इसमें ESR वगैरह परफेक्टली नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल, जिनकी लाइफ शुरू से रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटना पहले हो चुकी है, या उनको कभी पहले कोई पेट का इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद उनको IBS शुरुआत हो जाती है, या किसी चीज़ के लिए उन्हें लंबा इलाज लिया था, उसके बाद IBS हो सकता है। महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए कैसे कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस होता है हार्मोन्स का वो भी उसमें होता है। इसके अलावा जो IBS होता है, एक देखा जाता है कि जब कोई भी मेजर इवेंट्स होते हैं, होने वाले होते हैं, तो उसके कारण उसमें वो एग्रेवेट हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। और बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन परफेक्टली एक कॉज पे अगर कोई टिक पाए कि इसके कारण IBS होता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना दवा के ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही अपने IBS को कंट्रोल कर लिया है। ध्यान रखिए, कंट्रोल कर लिया है, नॉट क्योर कर लिया है। तो अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखते हैं कि जो हर्ब्स वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें जैसे लहसुन है, अदरक है, इनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मैदे वाली चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें, या दूध एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जब तक आपको IBS का एक्यूट फेज चल रहा है, आप दूध को बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, वो यूज़ कर सकते हैं। सोया के प्रोटीन्स आप यूज़ कर सकते हैं। खाने में छोटे छोटे मील्स ही आपको लेने हैं। रात में जब डिनर आप लेते हैं तो 8 बजे के पहले अपना डिनर कंप्लीट कर ले। खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में तक पानी अपना पिए, सो दैट डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। और इसके अलावा जो सोडा वाली चीज़ें हैं जिसमें गैस बहुत बनती है, या जो मोटी दालें हैं, चना, राजमा, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। हल्का और सुपाच्य खाना खाना है, फुल्के और दाल, उसके साथ सब्जी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसी चीज़ें आप ऐड नहीं करें। ये प्रॉब्लम को बढ़ाती है, लेकिन कभी कभार आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मन होता है तो चीज़ें चलते हैं। क्योंकि IBS एक लंबी बीमारी है, 2-4 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्ट आपको करना है डाइट में, वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर प्रोडक्ट्स, और मैदे वाली चीज़ें आपको टोटली बंद करनी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, इसमें हमेशा हम जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, उस पर ध्यान देते हैं। जब हम पेशेंट से बात करते हैं और पेशेंट जो भी सिम्टम्स बताता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसके आधार पर IBS की मेडिसिन डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने बताया कि मुझे IBS और हमने एक दवा लिख करके दे दी। पेशेंट के सिम्टम्स जब तक हमें नहीं पता चलेंगे, क्योंकि IBS की होम्योपैथी में कम से कम 2 से 300 दवाइयाँ हैं जो सिर्फ IBS के लिए हैं। उनमें से कौन सी दवा पेशेंट को सूट करेगी वो उसके सिम्टम पे डिपेंड करता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहली दवा जो हम IBS में सोचते हैं वो है सल्फ़र। सल्फ़र दिया जाता है IBS-C और IBS-D दोनों केसेस में, यानी डायरिया वाला अगर है और कॉन्स्टिपेशन वाला अगर है, दोनों में ये सल्फ़र काम आती है। इंडिकेशन इसमें क्या है, पेशेंट बताएगा कि मुझे दूध और मीट, मतलब मीट के प्रोडक्ट्स और दूध मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। सुबह सुबह मुझे भाग करके स्टूल पास करने जाना पड़ता है, मतलब मेरी नींद भी नहीं खुली होती है, लेकिन स्टूल पास करने के चक्कर में मेरी नींद खुल जाती है। ये इंडिकेशन अगर पेशेंट देता है, और साथ के साथ ये कहता है कि मैं जब स्टूल पास करने जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे जलन महसूस होती है, तो ये सल्फ़र का इंडिकेशन है। और IBS-C में सल्फ़र कब देनी है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन स्टूल पास करने से वो परेशान होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टूल पास होते हैं, और जिसके डर के कारण वो पास ही नहीं करना चाहता है ड्यू टू फियर ऑफ पेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है सल्फ़र का। अगर आप सल्फ़र के सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं तो उसको आप 30 पावर में ले सकते हैं। जो अगली दवा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दवा का नाम है एलोसोकोट्रीना। एलोस दिया जाता है जिसमें आपको फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट एकदम ड्रम के जैसा भर जाता है गैस से, और साथ में आपको लूज मोशन होते हैं।
इसके अंदर भी अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है, लेकिन जितना सल्फर के केस में स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें स्टूल नॉर्मल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गैसेस फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होता है, वो इंडिकेशन होता है एलोसोकोट्रीना का। इसमें म्यूकस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, मतलब उसमें झागदार जो स्टूल होता है वो पास होता है, दर्द के साथ होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, फ्लेटस के साथ होता है, कई बार सिर्फ फ्लेटस पास होता है, तो उसको भी हम एलोसोकोट्रीना से ठीक कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आईबीएस के लिए बहुत अच्छा इसका असर होता है। कॉल्चिकम के दो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हैं। पहला तो ये है कि इसमें जो स्टूल होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। दूसरा इसका इंडिकेशन है कि इसमें ब्लडी म्यूकस होता है, मतलब जो स्टूल पेशेंट पास करता है उसमें स्टूल कम होता है और म्यूकस और ब्लड ज़्यादा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कॉल्चिकम का। ये स्पेशली होता है अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह के बाद आपको आईबीएस की प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब कॉल्चिकम बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। अगली जो दवा है दैट इज़ नक्सवामिका। नक्सवामिका को हम देते हैं अगर पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता हो, हर बार वो 15-15 20-20 मिनट तक पॉट पे बैठे रहता हो और हमेशा उसको लगता है कि थोड़ी देर और बैठा रहूँ तो शायद मेरे को रिलैक्सेशन हो जाए, मैं एकदम सेटिस्फाई हो जाऊँ, और उसके बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, वहाँ पर नक्सवामिका दिया जाता है। स्पेशली उन लोगों को जो लोग बहुत चाय पीते हैं या जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल वगैरह लिया है, या बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह जो लोग खाते हैं, उनके लिए नक्सवामिका बहुत अच्छी दवा है। तो अगर आपके साथ ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो आप इसको 30 पावर में ले सकते हैं। जो अगली दवा है वो है आर्जेंटम निट्रिकम। आर्जेंटम निट्रिकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि जिन लोगों को शुरू से ही एक किसी भी नए अवसर पर या नए किसी भी इवेंट के टाइम पे एंग्जाइटी हो जाती है, उस एंग्जाइटी को के दौरान उनको डायरिया हो जाता है। अगर उनकी ट्रेन उनको पकड़ने के लिए जाना है तो उसके 1 घंटे के अंदर वो 4-5 बार स्टूल पास करने जाने वाले होते हैं। अगर रात से उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो रात से उनको डायरिया लग जाता है। अगर घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, रेस्टलेस हो जाते हैं, स्लीपलेस हो जाते हैं। तो मेंटल अगर परेशानी के कारण आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इसमें आर्जेंटम निट्रिकम ले सकते हैं। आर्जेंटम निट्रिकम एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रेमेडी भी हो जाती है अगर आपको एक शुरुआत से ही बहुत सेंसिटिव और एंग्शियस पर्सन आप रहे हैं और आपको अभी आईबीएस की प्रॉब्लम है, तब आपके लिए ये दवा बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस दवा को भी आप 30 पावर से स्टार्ट करिए। लास्ट दवा की बात करती हूँ जो कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन है फॉर एनी काइंड ऑफ आईबीएस, स्पेशली जो डायरिया लाइक स्टूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटरी जो कंटेंट होता है स्टूल में रहता है, एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है, और लंबे समय से अगर आपको डायरिया की शिकायत रहती है तो आपको जो दवा लेनी है उसका नाम है होलरहिना एंटी डायसेंट्रिका। ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है आईबीएस के लिए, तो इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। बाकी की जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं वो अपने सिम्टम के आधार पर मैच करिए और 30 पावर में ले लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आईबीएस के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉलमीफायर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ फ़ोन या जूम कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अभी फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।